गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेहर के जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो आज सर्दी की बहुत सख्त सुबह थी तो मैं भी निकल के आ गई हूँ धूप में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था नज़ला। और धूप में मैं यहाँ खड़ी थी तारों के शहर में, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं तारों का जाल। तो ये वही शहर है जो गाने में बोला जाता था, ले चलूँ तुम्हें तारों के शहर में। तो कराची तारों का शहर है। अभी यहाँ सुबह का वक्त है और सारी गलियां सूनी है। अच्छा जी, मेरे हाथ में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, तो अभी मैं जब घर से निकली तो आंटी ने मुझसे पूछा क्या हुआ, कचरा देने वाला आया हुआ था। मैंने कहा आंटी मेरे बहुत ज़बरदस्त नज़ला, इतना पेन है कि बस मैं उस पेन से को ना कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ कुछ पता नहीं। तो आंटी ने मुझे फिर कुछ जड़ी बूटियाँ दी और उन्होंने बोला कि इसे तुम बॉयल करना और उसका 2-3 बार बॉयल करके पानी लो, भाप लो। मतलब मैं ना, मुझे ये नाक से ना हल्की सी ब्लड आ रही। मेरे कैमरे पे मायरा ने शायद हाथ लगा दिया है, धुंधला धुंधला दिख रहा। तो बस अब मैंने पतीली चढ़ा दी है ताकि मैं इसमें थोड़ा सा पानी मेरा बॉयल हो जाए और उसमें मैं सारी जड़ी बूटियाँ डालूं और जल्दी से स्टीम लूं और अल्लाह मुझे थोड़ा सा राहत मिले। तो बस मैंने इसमें डाल दिया था, लेकिन मुझे इससे भी राहत नहीं मिली। गाइस आजकल मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि बच्चों का वीज़ा आना है और मैंने 4 ईमेल कर दिए हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद को, हर एक दिन के बाद गैप करने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे एक एक दिन घट रहा है मेरे लिए समझ लें कि ऐसे मेरा दिल घट रहा है कि 27 दिन बचे हैं, सिर्फ 27 दिन में अगर इनके वीज़े नहीं आए। मैं समझ नहीं सकती हूँ कि एक 4 साल की 3.5 साल की बच्ची और एक 8 साल के बच्चे से मतलब क्या वो है कि उसका भी वीज़ा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। और मसला ये है कि मेरा भी पासपोर्ट यहाँ से रिन्यू नहीं हो रहा। मुझे जाना ही जाना लाजमी है। मैं थक गई हूँ, इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अब जो है ना, मैं बच्चों के लिए परेशान हूँ कि बच्चों का मेरे वीज़ा आ जाए। मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को शेयर किया जाए कि क्या लगा के रखा हुआ है। अपनी इंडियंस जो लड़कियां हैं उनको तो कम से कम प्रोवाइड करो ना सहूलियतें। ये क्या चल रहे हैं मसले, इतनी भी क्या मतलब वो चल रही है। या तो पाकिस्तान को बिल्कुल बाइकआउट कर दो ना, बिल्कुल ख़त्म कर दो पाकिस्तान से। यहाँ कोई एम्बेसी इंडिया की होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। कि इस्लामाबाद में जो इनको ईमेल किया जा रहा है, इनको कॉल करते हैं ना, ये कॉल उठाते हैं एम्बेसी वाले, ना ये ईमेल का कोई जवाब देते हैं, कुछ भी करते हैं। आपकी वजह से सामने वाला बंदा परेशान है। यार किस चीज़ की सजाएं दे रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। चलो पाकिस्तानियों को नहीं दे रहे हो मत दो यार, छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया है, उनको तो वीज़ा प्रोवाइड करना चाहिए। दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, समझ में नहीं आता। और लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपको, मैंने पिछली भी वीडियोस में 2-3 शॉर्ट्स पे ऐसी वीडियोस बनाई थी, उनको शेयर करना चाहिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे कि जो है ना इतनी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ा प्रॉब्लम का। अब मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। एक 5-7-6 साल के बाद मैंने जाना हो रहा है तो मेरे बच्चों का वीज़ा नहीं लग पा रहा है। मैं तो बीच में फंस के रह गई, बिल्कुल बीच उसमें हो गई हूँ। दिमाग मेरा काम ही नहीं करता और तकलीफ इतनी सर में हो रही है कि नज़ले में नाक नहीं बल्कि ब्लड आ रहा है। इतने हिस्से में मेरे बहुत तकलीफ है। इसमें तो अपने अल्लाह के भरोसे हूँ और अल्लाह पे ही साबिर शाकिर हूँ। मालिक मेरा बहुत बड़ा है और वो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीदों को वो मायूसी में नहीं बदलने देगा। यहाँ पे मेरा पानी हो चुका है, बस मैं अब इसकी भाप ले लूँ, वरना तो मेरा दांत और आँख नाक सब फट जाएगी, मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टीम ले रही थी तो मुझे याद आ रहा था वो बचपन में हम लोगों को नज़ला होता था ऐसे, तो अम्मी भी ना कंबल में चादर में हमें उड़ा के इस तरह से स्टीम देती थी। खैर मैंने स्टीम ले तो ली गई, इस पर मुझे कोई भी फ़ायदा स्टीम से नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा मेरी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी, जैसे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और मेरे चेहरे से पता चल रही होगी कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। तो फिर फंसी मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, दिखाया डॉक्टर को। मेरे इस फेस पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि मुझे साइनस हो गया है और इसीलिए मुझे इतनी तकलीफ़ है। फिर अभी मैं ठीक हो चुकी हूँ थोड़ा। तो फंसी ने पूछा खाने में क्या बना रही हो, तो मैंने यहाँ कीमा भिगो के रखा था और मैं बनाने जा रही हूँ चपली कबाब। तो चपली कबाब में मैंने इसमें कीमे में लिया है हरा धनिया, प्याज, अंडा, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्चा, भुना ज़ीरा, और उसके बाद इसमें मैंने अनार दाना डालना है अभी, और बेसन डालना है और थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। और इसमें मैंने गोश्त गलाने वाला कचरी पाउडर आता है ना, वो पाउडर भी डाला हुआ है। तो मोबाइल में मतलब मैं सोचती हूँ लोग जो व्लॉगिंग करते हैं ना,
हर टाइम वो कितना मैनेज करते होंगे खुद को कि चीज़ें बना के बनू के रख के हर टाइम बिल्कुल रेडी रहना, पर मेरा ऐसा नहीं हो पाता है। मेरे बच्चे का भी मोबाइल ले जाते हैं तो मैंने चीज़ें डाल ली तो अभी याद आया कि ओ मैंने तो व्लॉगिंग करनी थी। तो गाइज़ ये है अनारदाना। तो अनारदाने को मैं क्रैश कर ले रही हूँ। क्रैश करने के लिए मैंने मिक्सर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, मैं बेलन से ही यहाँ इसे पत्थर के रैक पे रख के कच 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 कूच रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें अनारदाना भी डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा बेसन मैंने निकाला है जिसे मैं हल्का सा भून लूँगी तवे पर और भूनने के बाद यूज़ करूँगी। अच्छा, भुने हुए बेसन में ना बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, जैसे सौंधी सौंधी सी खुशबू। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि लोग कच्चा भी मिला देते हैं, लेकिन कच्चा बेसन नहीं मिलाना चाहिए, आपको भून के ही बेसन मिलाएं, इससे ज़्यादा अच्छा आपका कबाब का मटेरियल तैयार होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अनारदाना क्यों डाला। अनारदाने का मुझे कोई पर्पस नज़र नहीं आता है सिवा खटास के। अनारदाना आपके मटेरियल को थोड़ा सा खट्टा कर देता है और जब आप कबाब को खाएंगे ना तो उसमें जैसे क्रंची क्रंची आइसक्रीम नहीं होती, क्रंच जैसे मुंह में आ जाए, तो इसी तरीके से अनारदाना भी आपके मुंह में आता रहता है। तो यहाँ हमारा बेसन भुनने के बजाय नीचे चिपक जा रहा था बार बार, तो मैंने कहा वो फल्ला ये क्या हो गया है। तो जल्दी 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 चम्मच भी चलाना पड़ रहा था साथ में, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो नीचे बहुत ज़्यादा लगता चला जाएगा। और बस अब मैंने इसमें सब कुछ मिलू के और इसे रख दिया था, और इसे मैं रख रही हूँ पूरे 60 मिनट, हाँ यानी कि 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल चटनी, और ये चटनी मैंने यहाँ एक स्पाइसी होटल पे खाई थी और कबाब के साथ वो चटनी इतनी मज़ेदार थी गाइस, वो पूछो ही मत। तो मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, ये मैं खुद से ही कह रही हूँ क्योंकि तारीफ़ करने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए मुझे चीज़ें खा के ही पता चल जाता है कि इसमें पड़ा क्या था। तो मैंने उस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पे लिया है थोड़ी सी इमली, और इसको मैं भिगो दूँगी। तो हम पानी से भिगोने के लिए यूज़ करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि ये मिनरल वाटर, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर, दिमाग में वो न्यूबलाइज़र चढ़ा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर में बोल गई। तो गाइज़ हमने यहाँ पे मिनरल वाटर ले लिया है, क्योंकि कराची में और आप अगर टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप अपने बॉडी के साथ रिस्क ले रहे हैं। तो गाइज़ अभी मेरा स्टैंड नहीं मिल रहा था, आप कहते सोचते होंगे ये क्या क्या करती रहती है। तो ये देखिए मैंने मटेरियल हाथ में अपने ले लिया है और अब मैं आपको सिर्फ बताती हूँ। अभी भी इसमें थोड़ी कसर है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, इसको और भी ज़्यादा अभी गलना। इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो पड़ता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो टमाटर, अनारदाना, ठीक है, ये चीज़ें जो है ना इसमें मेन होती हैं। तो मैं बताती हूँ इसका साइज़ कितना होता है। हमारे इंडियंस जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं ना, तो वो काफ़ी कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, चपली कबाब के बारे में। फिर भी अब ज़्यादातर बनने लगा है, पाकिस्तान की बहुत चीज़ें वहाँ भी फेमस हो गई हैं। मैं नहीं जानती थी, जब तक मैं पाकिस्तान आई थी मैं नहीं जानती थी चपली कबाब का। यहाँ आके मैंने खाया। तो ये देखें आप इसका साइज़, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज़ होता है। तो इस बार मैं घर जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, और तब मैं ना इसे बनाऊँगी। अच्छा, मेरी हथेली छोटी, मैं लंबाई बहुत बड़ी, मैं लंबी बहुत हूँ, मेरे पर मेरा हाथ छोटा है। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ पे कितना बड़ा सा है ना, ये गोल दिख रहा है पर है बड़ा। एक साइड मैंने दूध भी चढ़ाया हुआ है, तो मैं तावे पे इसे डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैं कैमरा हाथ में उठा के डाल नहीं सकती थी आपके सामने। तो आप देख रहे हैं साइज़ में काफ़ी बड़ा है ना। अब ये अच्छी तरह से यहाँ पे तलेगा। अच्छा, मैंने गैस बिल्कुल धीमी सी रखी है, स्लो। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पक रहा है, और साथ में हमारा दूध भी। इस प्रोसेस शुरू करते हैं अपनी चटनी का। यहाँ पे मैंने जो भिगोई हुई इमली थी उसकी बीजों को से पल्प निकाल के और इसे एक पतीली में डाल दिया है, और पतीली को अब मैं चढ़ाऊंगी गैस पे। तो यहाँ लाइट सी चीनी मैंने इसमें डाली है, बहुत हल्की सी, और साथ में मैं कुटी मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी, और थोड़ा सा इसमें मैंने पुदीना ऐड करना है। मैंने आपको बताया था कि इसे मैंने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा पकाऊं उबालूं, बस हल्का सा गर्म होगा और मैंने उसे उतार लेना है फ्लेम ऑफ करके गैस की। तो यहाँ पे चटनी हमारी रेडी है। तो आपने सोचा होगा कोई बहुत बड़ा तरीका होगा, नहीं, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से कबाब के साथ आप ये चटनी सर्व करें, इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है कि आप सोचेंगे कि वाह यार सही बात, ये तो झटपट तैयार होने वाली बड़ी मज़ेदार सी चटनी थी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।